नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देवभूमि स्पेशल में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 की तैयारियां चल रही हैं। ये बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में पेश किया जाएगा। तय तारीख के मुताबिक 26 फरवरी से 1 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय स्तर से तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। विधानसभा बजट सत्र को लेकर विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 250 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। ये बजट सत्र पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंड में पेश होना था। देहरादून सचिवालय ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की है। देहरादून सचिवालय ने अपने कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव और जिलाधिकारी ने सोमवार सुबह इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। अब हर दिन इलेक्ट्रिक बस सचिवालय के बाहर कर्मियों को दफ्तर लेकर भी आएगी और घर वापस छोड़ेगी भी। इस पहल से सचिवालय में निजी वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही इससे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में अब मदद मिलने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के तहत उत्तराखंड के 120 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है, जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ और दून विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संवर्धन कंपोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि दी गई है। धनराशि से दोनों विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, शोध कार्यों के लिए विस्तार और सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम के तहत संचालन करने के साथ साथ कई अकादमिक केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र संग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 5 कंपोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पहले ही अनुबंध किया गया था। मतदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रुड़की के सैकड़ों लोगों ने एक साथ सड़कों पर दौड़ लगाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए गए। दरअसल प्रशासन की ओर से आयोजित रुड़की हाफ मैराथन बिजी के पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई थी, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के 3000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। मुख्य अतिथि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के कमांडेंट ब्रिगेडियर राजेश भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन और उनकी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शानी ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। बाग कमांडेंट राजेश भट्ट ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने कहा कि जिस तरह से उनके द्वारा ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, इससे लोगों में जागरूकता आएगी और जिस तरीके से उनके द्वारा पिछले लगभग 6 महीने से इस मैराथन दौड़ की तैयारी चल रही थी, आज वो संपन्न हुई है। इस दौड़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शानी ने भी 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाई थी। जैसे कि देख रहे हैं रुड़की हाफ मैराथन में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। तो बहुत अच्छा लगा कि रुड़की के लोग अपनी हेल्थ और ये हमारा जो पर्पस था इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए सब लोग बहुत ही इच्छुक थे। मैं ये चाहूँगा कि आज की सक्सेसफुल मैराथन की वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और खुद का अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपने सभी लोगों को बोलें कि अपना पार्टिसिपेशन अपने वोट के थ्रू दे इस बार। थैंक यू सर। आपने कितने किलोमीटर की दौड़? मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है 1 घंटा 3 मिनट में। 1 घंटा 3 मिनट। अभी फाइनल नंबर नहीं आया बट ऑलमोस्ट लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2500 से तो ऊपर ही रहा होगा। उत्तराखंड में जल्द ही बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में एक अभिभावक के रूप में बच्चों की पढ़ाई की चिंता कर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने अहम कदम उठाते हुए शहर में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार तय की गई समयावधि में डीजे बजाने की हिदायत न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हर थाने में एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, जिसका काम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचते ही तेज साउंड सिस्टम को बंद कराते हुए कार्रवाई करना होगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें परेशानी होने पर 112 और निकटतम थाने में या फिर एसएसपी आवास में शिकायत करने का आग्रह भी किया गया है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त क्षेत्राधिकारियों को, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण को मेरे द्वारा ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सूचना 112 में
प्रकाश में आती है या पुलिस के संज्ञान में आती है जिस पर निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा और रात को 10 बजे से ऊपर अगर डीजे बजाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई सूचना हमें वैसे भी आती है, पर्सनली मेरे कैंप कार्यालय में भी आती है, तो उसको भी तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को ये बताया गया है कि इसमें एक ये टीम का निर्धारण करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे और अगर कोई सूचना आती है तो ये टीम तत्काल जाके उस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो गया है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम सांसद मौजूद रहे थे। उत्तराखंड से सांसद, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेली 24 भारत की टीम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें बोली। आपको किस तरीके से लगता है आने वाले समय से कितना फायदा आप लोग पहुंचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो एक एक वचन महत्वपूर्ण होता है और क्या किया और क्या हम करने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में विकसित भारत का की जो नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, अब हमको विकसित भारत के लिए आगे सरकार बनानी है। युवाएं हैं, महिलाएं हैं, किसान है, गरीब है, तमाम कल्याण की योजनाएं उनके लिए चलाई गई और 25 करोड़ गरीब आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हर घर को शौचालय बनाकर दिया गया है, पानी का कनेक्शन दिया गया है। आयुष्मान जैसी योजना से गरीबों के लिए 5 लाख रुपए सालाना बिना पैसे का इलाज उनको दिया गया है। ऐसे तमाम योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9-10 सालों में दी हैं। वहीं विश्व पटल पर भारत को आज एक समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। दुनिया के आपसी लड़ाइयाँ होंगी, संघर्ष होंगे। आज दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत कोई समाधान का रास्ता देगा। ये भारत की एक जो मॉरल जो जीत है, एक फतह है जिसको कहना चाहिए, आज जो भारत ने हासिल की है अपनी कूटनीति के बल पर और दुनिया के साथ जो गहरे रिश्ते बनाए हैं उनके बल पर। तो आज भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है इस कार्यकाल में और उन्हीं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 का चुनाव फतेह करेंगे। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है और कांग्रेस पार्टी की आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और वहाँ पे आप कितनी सीटें लेकर आए हैं? देखो, कांग्रेस की हालत वैसी कि जितने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, सबने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। तो कांग्रेस से तो लड़ाई अब है ही नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख मतों के अंतर से 5 सीटों को जीतेगी। 5 सीटों जीतेगी, यानी क्लीन स्वीप करेंगे आप? निश्चित रूप से जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 5 सीट यानी कि क्लीन स्वीप करेगी भाजपा और कांग्रेस जो है वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक शानदार रही। बीजेपी कार्यकर्ता नेता दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए बड़े कामों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया। भारत मंडपम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने डेली 24 भारत की टीम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है समाप्त हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। तमाम जो नेता हैं वहाँ यहाँ पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। सर, उत्तराखंड की बात करें, वहाँ क्या स्थिति आपको लग रही है और पूरे देश में इस बार क्या 400 पार पहुंचेगा? देखिए, निश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर पुनः देश के अंदर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री होंगे और देश नहीं तो दुनिया का भी नेतृत्व यह सरकार भारत करेगा, ऐसा
स्वर्णिम भारत और इस प्रकार विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने की तैयारी में हैं। 2047 जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो जश्न के रूप में मनाएंगे, गुलामी का इतिहास छोड़ डालेंगे। बहुत सारे कानून तो अभी क्लियर किए जिनको हटाने का काम हमने पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मैं सोचता हूँ कि वो समय तो जैसे हम कहते थे सांस्कृतिक भारत, सोने की चिड़िया कहलाने भारत, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत और पूरे आम विश्व की जनमानस की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी उस ओर चल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब की चिंता हुआ है, सबको आत्मसात करते हुए और युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों को लेकर गरीबों के बारे में चिंता किया है। गरीब कल्याण योजना के तहत यही नहीं तो कोविड के समय में भी जिस तरह राहत दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो उसमें आम जनता का विश्वास जगा है। और विश्वास इतना ही नहीं तो मैं सोचता हूँ कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 ऐसा पूरा जनमानस का जो इस समय दिखता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं विवरण भी किया है। तो उसी को लेकर के हम लोग नीचे तक कार्यकर्ता जाए और लाभार्थियों तक पहुंचे और जो 10 साल के अंदर जिस तरह के ये काम हैं विकास के उन तक ले जाना, जनता तक ले जाना, ये संदेश मिला है, ये संदेश दिया है। जी सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी कानून पास हुआ है, ऐतिहासिक बिल कहा गया कि वो ऐतिहासिक काम है, पहला राज्य बना, उस पर आप क्या कहेंगे और आने वाले समय में और इसके अलावा क्या क्या बड़े काम हो सके? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल लाए जो पास हुआ और मैं सोचता हूँ कि पहला राज्य होगा। लेकिन उसके बाद एक फिर कोई जो घटना बताते हैं हुई तो कुछ गुंडा एलिमेंटों ने उसको अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी भी सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो भी गलत करेगा उसको जेल के शिकंजों में जाना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल है सर, उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, वहाँ पर क्या लगता है और कांग्रेस कितनी चुनौती है? उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज वहाँ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल खोल करके वोट देती है, दे भी रही है और क्लीन बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवारने का काम किया, चौमुखी विकास उत्तराखंड का किया है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो, नेशनल हाईवे रोड हो, रेल का आज़ाद भारत पहली बार जाना पहाड़ में, तो ये सब लोगों को दिखता है। और 4 धाम का विकास जिस तरह हुआ, विस्तारीकरण, तो सब उसके प्रति प्रधानमंत्री जी के कायल हैं लोग वहाँ के, इसलिए 5 सीटें उनके नेता। कांग्रेस और राहुल गांधी कोई कहीं नहीं है, केवल भाजपा है। तो देखिए, हमने बातचीत करी तीरथ सिंह रावत जी से, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है और बड़े ही आसानी से 5 सीटें जो है उत्तराखंड में बीजेपी जो है लेकर आने वाली है और पूरे देश में 370 और एनडीए जो है 400 के पार पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। खटीमा उपवन प्रभाग के सीमांत सुरई वन रेंज की टीम ने क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति साइबेरियन पक्षी के मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पुलिस ने ब्लैकमेलिंग षड्यंत्र का खुलासा भी किया है, जबकि अपराध में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए सुरई वन रेंज के डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर झनकई पकड़िया क्षेत्र में एक गांव में संरक्षित प्रजाति का मांस रखा हुआ मिला, जिस पर टीम ने कार्रवाई कर छापा मारा। इस बीच साइबेरियन चिड़िया का मांस बरामद हुआ। विभागीय टीम ने घर के मालिक और उसकी पत्नी से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि ये परिवार ने नहीं किया है, बल्कि परिवार को फंसाने के उद्देश्य से किसी और की हरकत थी। मिली जानकारी के मुताबिक महिला को कुछ दिन से एक कार्तिक विश्वास नाम का गांव का ही युवक परेशान कर रहा था। उसने बताया कि उसकी बातें ना मानने पर महिला को झूठे केस में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई कर आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। उसमें अग्रिम जब कार्रवाई की गई तो कार्तिक विश्वास को रेंज ऑफिस बुला के जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके दोस्त शंभू और संजय द्वारा चिड़िया जो है ये मेलाघाट रोड पे, खटीमा मेलाघाट रोड पे डैम किनारे से किसी से चिड़िया खरीद के लाई गई थी, जिसको उसने रंजिश उस परिवार में रमेश राजेश रस्तोगी के घर पे रखा था और उसे झूठा फंसाना चाह रहा था।
बंगाली समाज के उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दायर याचिका पर आयोग ने केंद्र और दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में सुनवाई के बाद ये फैसला लिया है और केंद्र सरकार को समुदाय के उपजातीय को देश के अन्य राज्यों की तरह 30 दिन के भीतर अनुसूचित जाति में शामिल करने के आदेश दिए हैं। आयोग के फैसले के बाद समुदाय में खुशी की लहर है। बता दें कि देश विभाजन के बाद लाखों पाकिस्तान के हिंदू बंगाली समाज के लोगों को देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड और यूपी में बसाया गया था। देश को 7 राज्यों में समाज के उपजातीय नमोशुद्ध पौंड और माझी जातियों को आरक्षण की सुविधा मिली, लेकिन उत्तराखंड और यूपी में ये सुविधा अपूर्ण थी। केवल इन्हें शिक्षा तक ही सीमित रखी गई थी। पहले आरक्षण की दर्जे की मांग को लेकर समुदाय के लोग कई साल से संघर्ष कर रहे थे। बंगाली महासभा ने एक रिट पिटीशन दायर की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जहां हमारे आदरणीय श्री अरुण हलदर जी ने हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में समस्त बंगाली समाज की एक बहुत पुरानी व्यथा, बहुत पुरानी मांग, उन्होंने हमारी व्यथा को सुना। हमारे मांग पर वो 27 तारीख को यहाँ उत्तराखंड में हमारे बंगाली समाज के व्यथा को सुनने भी आए और यहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे। बंगाली समुदाय की बहुत ही खुशी का विषय है, जो हम लोग हमारे पूर्वज 38 साल से जो मांग था हमारा एससी का, वो आज कहीं ना कहीं पूर्ण होने जा रहा है। हमारे बंगाली महासभा के तहत माननीय श्री राजकुमार साहब एवं हमारे समस्त बंगाली समुदाय के लोगों का एक हक प्रयास। जामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास और अलग अलग ग्रामीण इलाकों में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बाघ ने अब तक 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है, साथ ही कई ग्रामीणों को भी घायल कर दिया है। बाघ के आतंक को लेकर एक और जहां ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, तो वहीं बच्चे डर के चलते स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। बीते शनिवार को ग्राम ढेला में रहने वाली 50 साल की कला देवी गांव के ही 3 महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी काटने और घास खोदने गई थी। इस बीच बाघ ने कला देवी को अपना निशाना बना लिया। इस बाघ के इस हमले में करीब 2 किलोमीटर तक वो महिला को घसीटता हुआ ले गया। करीब 2 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद महिला का शव खून से लथपथ हुआ बरामद हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिला। मौके पर मौजूद रेंज अधिकारी अजय ध्यानी की ओर ग्रामीण आक्रोशित ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और इस बीच धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल पार्क अधिकारियों का कहना है कि हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 18 लोगों को लगाया गया है। इस क्षेत्र में बाघ के हमले की ये चौथी घटना है। ढेला में हुआ है, ठीक है, आप लोग से लोग होना भी चाहिए, हम सभी लोग उसके लिए दुखी हैं, लेकिन थोड़ा हमको भी हेल्प करनी पड़ेगी कि हमें जब रेस्क्यू चाहिए क्योंकि टाइगर इतना तेज होता है, अगर थोड़ा सा भी उसे खटका होता है, अगर कोई जानवर कोई लकड़ी भी अगर टूटती है तो वो अपना रास्ता बदल देगा। तो इसके लिए हमको बहुत उससे एहतियात के रूप जो होना था वो हो गया, दुखद है, लेकिन हमको उसको फिर से ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हम सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। ढेला में हुआ है। पिछले 3 महीनों में ये लगभग चौथी घटना है जिसमें एक महिला को टाइगर द्वारा मारा गया है। और पहली घटना होने के बाद ही हमने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया था और इसकी सक्षम स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो चुकी है, पिंजरा लगाने की भी और ट्रैंकुलाइज करने की भी, और हमारी टीम्स इसमें लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। सावलदे वाली घटना के बाद लगभग 6 दिन पूर्व ये टाइगर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रैंकुलाइज भी हम लोग इसको डार्ट इसको लगी, लेकिन ये जंगल में चला गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इसको ढूंढा नहीं जा सका क्योंकि लैंटाना की अधिकता बहुत ज़्यादा थी। खबर उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा से है, जहां केलाखेड़ा के रामपुरकाजी में पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी ने रिबन काटकर देवभूमि जनसेवा केंद्र का शुभारंभ किया और बीजेपी मंडल अध्यक्ष महेंद्र कालरा ग्राम प्रधान बलविंदर सिंह मौजूद रहे। इस बीच इलाके में मिठाइयां बांटी गई। पूर्व चेयरमैन ने सीएससी दुकान के उद्घाटन करते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस बीच मंडल अध्यक्ष महेंद्र कालरा ने कहा कि गांव में आसपास के इलाके में कोई जनसेवा केंद्र नहीं था, पहले जनता को काफी दूर तक जाना पड़ता था।
संत शिरोमणि गुरु रविदास की 24 फरवरी को होने वाली जयंती के उपलक्ष्य में गुरु रविदास मंदिर समिति हरिद्वार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी रविदास मंदिर में किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भाषण प्रतियोगिता के बीच गुरु रविदास जी के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए समाज को जागरूक करने का काम भी किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार का कहना है कि गुरु रविदास के जन्मोत्सव को त्योहार को लेकर इसको त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें समाज से जुड़े लोग और अन्य वर्गों से निमंत्रण भी दिया गया है। इन प्रतियोगिता के जरिए समाज को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। सर, जैसा आप जानते हैं कि 24 तारीख को गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है, उसी को हमने लोगों में जन जागरूकता के लिए एक उत्सव के तौर पे हमने इसको थीम दी है और बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में और सभी वर्ग में और सभी सर्व समाज के लिए हमने जो ये अभियान चलाया था, इसमें हमने कुछ प्रतियोगिताएं कराई हैं जो 4 चरणों में थी। पहले चरण की प्रतियोगिता हमारी पोस्टर मेकिंग थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड से 200 बच्चों ने एक साथ गुरु महाराज की पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गुरु महाराज की पोस्टर बनाई और ये उत्तराखंड के लिए भी रिकॉर्ड है कि एक साथ 200 पोस्टर गुरु महाराज के हमारे इस मंदिर प्रांगण में बनाए गए हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसके तहत श्री रविदास जी की जो जयंती 24 फरवरी है, लेकिन उसकी हम लोग तैयारियों के लिए इस बार एक पूरे त्यौहार की भांति इसको मना रहे हैं और हमने इसमें क्या किया कि कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिताओं में प्रत्येक वर्ग को समाहित किया गया है, जैसे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक इसमें समाहित किया गया है। अभी हम विगत रविवार को 11 फरवरी को हमने कुछ ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आज की जो प्रतियोगिताएँ हैं कुछ भाषण प्रतियोगिता है। उस भाषण प्रतियोगिता में कई वर्गों में, पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में और विद्यार्थी वर्ग में, साथ में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 19 फरवरी को शाम से ही हल्के बादल और बारिश होने और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। पहाड़ों में 2500 मीटर ऊंचाई तक बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। उत्तराखंड में 19 फरवरी को आज से बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, 19 फरवरी की शाम से ही पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और मध्य बारिश, ओलावृष्टि के साथ में बर्फबारी भी होगी। पहाड़ों में 250 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। 21 और 22 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। 2200 मीटर तक इलाके में जैसे धनोल्टी, नैनीताल में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 23 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। भगवानपुर के गांव खुब्बानपुर में की बेटी ने एसीपी के पद पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। ग्रामवासियों में खुशी की लहर है और इस गांव की बेटी का ग्रामवासियों ने सम्मानित कर जोरदार स्वागत भी किया है और आशीर्वाद देते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना भी की है। इस दौरान मोनिका शर्मा ने बताया कि मैं इस मुकाम पर गाँव वासियों के आशीर्वाद और उनके प्यार की वजह से पहुंची हूँ। गाँव की बेटी अगर मेहनत करे तो कोई भी मुकाम पाना मुश्किल नहीं है। मेरी प्रेरणा है इस गांव के सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं कि वो मेरे से भी, मैंने तो देश का नाम ऊंचा किया है, अपनी फोर्स, अपने बल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र उत्तराखंड का, वो मेरे से भी नाम ज़्यादा कमाए और मेरे से भी ऊंचा नाम कमाए। मुझे राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर और उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर से भी सम्मानित किया गया, लेकिन मुझे आज अपने जन्मभूमि पे आके यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्वान्वित मैं महसूस कर रही हूँ। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।